मतलब ये मिस बानो कि बूढ़ी औरतों को लेडी कहा जाता है। आप जैसी नौजवान को लेडी कहना तो बदजौकी है। कैप्टन हमीद ने आगे की तरफ झुकते हुए कहा और बानो बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ी। इस खूबसूरत अंदाज में तारीफ करने का बेहद शुक्रिया। वैसे ये बताएं कि आप सिर्फ खूबसूरत खवातीन से दिलचस्प और खूबसूरत बातें ही करते हैं या? बहरहाल छोड़िए, ऐसी बात मुझे नहीं करनी चाहिए। आई एम सॉरी। बानो ने बात करते करते रुककर कहा। अरे अरे आप बात पूरी कीजिए। अभी तो मेरे पास सिर्फ गुलदस्ता है, जबकि मैं चाहता हूँ कि टोकरी क्या टोकरा भर लूं फूलों से। कैप्टन हमीद ने मुस्कुराते हुए कहा। टोकरा फूलों से? ये आप यकलत कैसी बातें शुरू कर देते हैं? बानो ने हैरत से भवें उचकाते हुए कहा। वैसे तो ये एक मुहावरा है, लेकिन आपके लिए ये हकीकत है कि जब आप बोलती हैं तो आपके मुंह से फूल झड़ते हैं। कैप्टन हमीद ने कहा तो बानो एक बार फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसका चेहरा मसरत की शिद्दत से गुलनार सा हो गया था। मिस बानो, क्या आपने वाकई रॉब के बारे में खुद तहकीकात की थी? अचानक कैप्टन हमीद ने कहा तो बानो बेख्तियार चौंक पड़ी। हाँ क्यों, क्या मैं ऐसा नहीं कर सकती? बानो ने हैरत भरे लहजे में कहा। फिर तो आपके महकमे वाले इंतहाई कोरजोक लोग हैं। दहशतगर्द शुबे के अफराद के बारे में तहकीकात आपके सुपर्द कर दी गई। ये तो इंतहाई बोर सा काम है और किसी बूढ़े और सठियाए हुए आदमी का काम ही हो सकता है। कैप्टन हमीद ने मुस्कुराते हुए कहा तो बानो एक बार फिर हंस पड़ी। मिरास में मेरा काम इसी तरह का है जिस तरह कर्नल फरीदी साहब का। मेरा अलहदा सेक्शन है और मैं सेक्शन की चीफ हूँ। इस दहशतगर्द के बारे में खबर चाहे होने पर तहकीकात खुसूसी तौर पर मेरे सेक्शन के जिम्मे लगाई गई और मैं अपने साथियों समेत एक्रीमिया गई और वहाँ तहकीकात करके मैंने हतमी रिपोर्ट हुकूमत को पेश कर दी। इसलिए तो हुकूमत ने मुझे यहाँ भिजवाया है ताकि अगर सेक्रेटरी जनरल मजीद कुछ मालूम करना चाहे तो मैंने बता सकूँ। लेकिन सेक्रेटरी जनरल साहब ने मुझे कर्नल फरीदी साहब के पास भिजवा दिया और कर्नल फरीदी साहब ने फौरन आपको बुला लिया। कोई बात ही नहीं की। वैसे मैंने अपने तौर पर महसूस किया है कि जिस तरह आप ये सोच रहे हैं कि मैं सिवाय हंसने खेलने के और कुछ नहीं कर सकती, इस तरह कर्नल फरीदी के चेहरे पर भी मैंने ऐसे तासुरात देखे हैं। बहरहाल वो जो चाहे समझे, मैंने तो बहरहाल ड्यूटी देनी है। बानो बात करते करते यकलक संजीदा हो गई और फिर इससे पहले कि कैप्टन हमीद मजीद कोई बात करता, वेटर लाइम जूस के गिलास ट्रे में रखे आ गया और उसने एक एक गिलास उन दोनों के सामने रखा और फिर वापस चला गया। कर्नल साहब के बारे में तो आप जो चाहे कहें, लेकिन मेरे बारे में आप अपनी राय बदल ले, कैप्टन हमीद ने कहा तो बानो जो संजीदा हो रही थी एक बार फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी। अच्छा, आप अंदाजा लगाए कि मैंने ऐसी हतमी मालूमात कैसे हासिल की होगी? बानो ने लाइम जूस सिप करते हुए चैलेंज भरे लहजे में कहा। जाहिर है आपकी मुलाकात रॉब से हो गई होगी और उसने आपके हुस्न के रौब में आकर सब कुछ खुद ही बता दिया होगा, कैप्टन हमीद ने जवाब दिया तो बानो को हंसते हंसते अच्छू सा लग गया। आप वाकई इंतहाई दिलचस्प बातें करते हैं। बड़े अरसे बाद मुझे इस तरह हंसने का मौका मिल रहा है। रॉब से अगर मेरी मुलाकात हो जाती तो फिर हुकूमत मिरास को कॉन्फ्रेंस मुलतवी करने की जरूरत ही ना रहती। रॉब साहब कब्र में उतर चुके होते, बानो ने हंसते हुए कहा। चलिए रॉब ना सही, उसका कोई नायब मिल गया होगा, बात तो एक ही है, कैप्टन हमीद ने कदरे सपाट से लहजे में कहा। नहीं, वो लोग इंतहाई खुफिया रहते हैं। असल में एक्रीमिया जाकर मैंने एक मुखबरी करने वाली तंजीम से राब्ता किया। ये तंजीम हतमी मालूमात फरोख्त करने के सिलसिले में बैनुल अक़वामी शोहरत रखती है और फिर भारी रकम देकर मैंने उनसे ये सारी मालूमात खरीदी और हुकूमत को रिपोर्ट दे दी। अब बताएं कैसी रही? बानो ने फाकराना लहजे में कहा और कैप्टन हमीद बेख्तियार एक तवील सांस लेकर रह गया। ओ, हैरत अंगेज, इंतहाई हैरत अंगेज मिस बानो, हकीकत ये है कि मुझे ये तसव्वुर ही न था कि आप इस कदर सहीन हो सकती है। बहुत खूब, रियली बहुत खूब, कैप्टन हमीद ने कहा और बानो की आंखों में सितारे से चमक उठे। शुक्रिया कैप्टन हमीद। वैसे अब तो मेरा दिल चाह रहा है कि ये कॉन्फ्रेंस मुलतवी ना हो ताकि आपसे वहाँ मिरास में एक बार फिर मुलाकात हो सके, बानो ने मुस्कुराते हुए कहा। कॉन्फ्रेंस मुलतवी भी हो जाए तब भी आपसे मुलाकात के लिए तो मैं सर के बल चलकर आऊँगा। वैसे ऐसी मालूमात फरोख्त करने वाली कंपनी ने तो करोड़ों अरबों डॉलर लिए होंगे आपसे इस कदर अहम मालूमात के मुआवजे में, कैप्टन हमीद ने कहा। करोड़ों अरबों डॉलर? मेरा दिमाग खराब है कि मैं इस कदर भारी रकम उन्हें दूं। आप शायद यकीन न करें, सिर्फ 10,000 डॉलर खर्च करके मुझे ये हतमी मालूमात मिल गई, बानो ने बड़े फकरिया लहजे में कहा। सिर्फ 10,000 डॉलर? आप वाकई खूबसूरत मजाक करती हैं, कैप्टन हमीद ने ऐसे लहजे में कहा जैसे उसे बानो की बात पर सिरे से यकीन न आया हो। यही तो मेरा क्रेडिट है कि आपको इस रकम पर यकीन न आ रहा, बानो ने मुस्कुराते हुए कहा। वाकई ये आपका क्रेडिट है। वैसे जहां तक मुझे मालूम है, एक्रीमिया में हतमी मालूमात फरोख्त करने वाली दो ही खुफिया तंजीमें हैं। एक का नाम लॉकअप है और दूसरी मारिजोना।
और ये दोनों तो ऐसी अहम मालूमात के मुआवजे में कम से कम 10-20 लाख डॉलर से कम किसी सूरत भी न लेती। कैप्टन हमीद ने कहा, ये दोनों नाम तो मेरे लिए नए हैं। मेरी बात तो क्राउड कॉरपोरेशन से हुई है। वो इन मामलात में बैनुल अक़वामी शोहरत रखती है। बानो ने जवाब दिया। ओ ओ क्राउड, वही जिसका हेडक्वार्टर नॉर्थ जोन में है, टेम्पल रोड, नॉर्थ जोन। कैप्टन हमीद ने चौंक कर कहा, नहीं, इसका हेडक्वार्टर तो विलिंगटन के सबसे मशहूर कारोबारी प्लाजा ऑफिस हॉल में है, लेकिन वहाँ बोर्ड किसी टॉय कंपनी का लगा हुआ है। बानो ने जवाब दिया। चले छोड़े इन बातों को, आइए मैं आपको किसी पार्क में ले चलूं। कैप्टन हमीद ने मुस्कुराते हुए कहा और उठ खड़ा हुआ। हाँ चले, यहाँ वाकई मुझे घुटन सी महसूस होने लग गई है। बानो ने भी उठते हुए कहा। कैप्टन हमीद ने काउंटर पर जाकर बिल अदा किया और फिर वो दोनों रेस्टोरेंट से बाहर आ गए। थोड़ी देर बाद वो एक खूबसूरत से पार्क में पहुंच गए और पार्क में वो काफी देर तक घूमते फिरते रहे। मैं एक फोन कर लूं, आप तशरीफ रखें। अचानक कैप्टन हमीद ने ऐसे चौंक कर कहा जैसे उसे अचानक कोई बात याद आ गई हो। ठीक है, मैं कैफे में बैठती हूँ, बानो ने कहा और कैप्टन हमीद सर हिलाता हुआ एक तरफ मौजूद पब्लिक फोन बूथ की तरफ बढ़ गया। उसने रिसीवर उठाकर उसमें सिक्के डाले और नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस, राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से कर्नल फरीदी की आवाज सुनाई दी। कैप्टन हमीद बोल रहा हूँ। कैप्टन हमीद ने कहा। हाँ, क्या बताया है बानो ने? कर्नल फरीदी ने ऐसे लहजे में कहा जैसे वो कैप्टन हमीद की रिपोर्ट का काफी देर से मुंतजिर बैठा हो। आपका कोट मुझे काफी देर बाद समझ आया था। पहले तो मेरे जहन पर हैरत ही सवार थी कि आप मुझे क्यों बानो के साथ सैर करने के लिए भेज रहे हैं। कैप्टन हमीद ने हंसते हुए कहा, इसका मतलब है कि अभी तुम्हारा मर्ज काबिल इलाज है। बहरहाल बताओ क्या रिपोर्ट है? कर्नल फरीदी की मुस्कुराती हुई आवाज सुनाई दी और कैप्टन हमीद ने उसे बता दिया कि बानो ने एग्रीमिया जाकर किसी मालूमात फरोख्त करने वाली कंपनी को मामूली सी रकम दी और उसने ये मालूमात मुहैया की और उसने इन मालूमात पर हतमी रिपोर्ट हुकूमत को पेश कर दी। कैप्टन हमीद ने कहा, कितने पैसे खर्च किए हैं उस अहमक लड़की ने? कर्नल फरीदी की गुस्सीली सी आवाज सुनाई दी। सिर्फ $10,000। उसने बताया है कि क्राउड कॉरपोरेशन का खुफिया दफ्तर विलिंगटन के मारूफ कारोबारी प्लाजा ऑफिस हॉल में है, लेकिन उस पर बोर्ड किसी टॉय कंपनी का लगा हुआ है। कैप्टन हमीद ने कहा, ओ, तो ये वॉकर के हाथ लग गई थी। मैं जानता हूँ उसे। उसका वाकई मालूमात फरोख्त करने का धंधा है, लेकिन वो इंतहाई घटिया दर्जे की तंजीम है। बहरहाल मैं खुद उससे बात कर लूंगा। अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? कर्नल फरीदी ने कहा। वही जिसकी इजाजत आपने खुद दी है। कैप्टन हमीद ने मुस्कुराते हुए कहा, ओके, ख्याल रखना। ऐसी लड़कियां दूसरों को अहमक बनाकर ही बेहद खुश होती है। दूसरी तरफ से कर्नल फरीदी ने जवाब दिया और उसके साथ ही रास्ता खत्म हो गया। कैप्टन हमीद ने मुस्कुराते हुए रिसीवर रखा और फिर फोन बूथ से निकलकर वो उस तरफ को बढ़ गया जहाँ बानो बैठी हुई थी। आप बोर तो नहीं हुई मिस बानो? कैप्टन हमीद ने कुर्सी खींचकर उसके करीब करते हुए मुस्कुराकर कहा, ओ नहीं, बोरियत कैसी? वैसे क्या कर्नल फरीदी को भी यकीन आ गया है? बानो ने मुस्कुराते हुए कहा तो कैप्टन हमीद बेख्तियार चौंक पड़ा। कर्नल फरीदी को यकीन? क्या मतलब? कैप्टन हमीद ने चौंक कर पूछा तो बानो बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ी। कैप्टन हमीद, आप कर्नल फरीदी जैसे अजीम जासूस के नायब होने के बावजूद इस कदर भोले हैं कि मुझे हैरत हो रही है। आपका ख्याल है कि आपने रेस्टोरेंट में जिस तरह मुझसे पूछगुछ की है, क्या मैं इतना भी नहीं समझ सकती कि ये सब कुछ एक खास प्लानिंग के तहत हो रहा है? कर्नल फरीदी की इस बात पर कि उन्होंने आपको मुझे घुमाने फिराने के लिए ले जाने का कहा है और आपने जिस अंदाज में हैरत जाहिर की थी उससे ही मैं खटक गई थी। फिर आपने रेस्टोरेंट में घुमा फिरा कर जिस तरह बात की उससे बात वाज़ेह हो गई और अब आपने अचानक जिस तरह फोन करने के लिए कहा, तो क्या मुझे इतना भी समझने का हक नहीं है कि आपने फोन पर कर्नल फरीदी को रिपोर्ट दी है? बानो ने कहा तो कैप्टन हमीद को पहली बार एहसास हुआ कि वो जिसे एक अहमक सी लड़की समझ रहा है वो इस कदर अहमक भी नहीं है। आप खामखा परेशान हो रही है मिस बानो। कर्नल फरीदी को इस अंदाज में मालूमात हासिल करने की आदत नहीं है। वैसे भी वो अगर चाहते तो आपसे बराह रास्त ही पूछ सकते थे और आप यकीनन उन्हें बता देती। कैप्टन हमीद ने बात को संभालते हुए कहा, लुत्फ तो तब आएगा जब कर्नल फरीदी वॉकर से बात करेंगे, क्योंकि मुझे वॉकर ने बताया था कि वो कर्नल फरीदी से वाकिफ है। बहरहाल आप प्लीज कर्नल फरीदी से मेरी तरफ से कह दे कि वॉकर जैसा आदमी भी अगर ऐसी मालूमात फरोख्त करता तो $10,000 न लेता। वैसे उस बेचारे का इतना मियार भी नहीं है। ये मालूमात मैंने एक और जरिए से हासिल की है और ये हतमी है। अब मुझे इजाजत दे, मैंने सिफारत खाने जाकर हुकूमत के आला हुक्काम से बात करनी है। बानो ने उठकर खड़े होते हुए कहा, चलिए मैं आपको सिफारत खाने ड्रॉप कर देता हूँ। कैप्टन हमीद ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभालते हुए कहा
वरना उसका दिल चाह रहा था कि इस बानो की गर्दन तोड़ दे, क्योंकि अब ये बात वो अच्छी तरह समझ गया था कि बानो ने दरअसल उसे जानबूझकर अहमक बनाया है। शुक्रिया, मैं टैक्सी ले लूंगी। अगर कॉन्फ्रेंस हुई तो आप मिरास्क में मेरे जाती मेहमान होंगे। खुदा हाफिज, बानो ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर तेजी से चलती हुई पार्क के बैरूनी गेट की तरफ बढ़ती चली गई। और कैप्टन हमीद होंठ चबाता हुआ तेजी से एक बार फिर पब्लिक फोन बूथ की तरफ बढ़ गया। उसके चेहरे पर गुस्से के तासुरात नुमाया थे। उसने रिसीवर उठाकर सिक्के डाले और एक बार फिर कर्नल फरीदी के नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस, राब्ता होते ही कर्नल फरीदी की मखसूस आवाज सुनाई दी। चूंकि उसके पास कर्नल फरीदी के खुसूसी फोन का नंबर था, इसलिए राब्ता कायम होते ही उसकी बराह रास्त कर्नल फरीदी से बात हो जाती थी। दरमियान में एक्सचेंज ऑपरेटर ना आता था। कैप्टन हमीद बोल रहा हूँ। कैप्टन हमीद ने तेज लहजे में कहा। अरे अरे, क्या हुआ? क्यों मिर्ची चबा रहे हो? कहीं बानो ने तुम्हें ये तो नहीं बता दिया कि उसने तुम्हें अहमक बनाया है? दूसरी तरफ से कर्नल फरीदी की हंसती हुई आवाज सुनाई दी तो कैप्टन हमीद मुहावरतन नहीं बल्कि हकीकतन उछल पड़ा। क्या मतलब? क्या ये आपने बानो के साथ मिलकर मेरे खिलाफ साजिश की है? कैप्टन हमीद ने इंतहाई गुस्सैले लहजे में कहा। अरे अरे, इस कदर बड़ा इल्जाम लगाने से पहले सोच लिया करो। तुम्हारी मुलाकात पहली बार बानो से हो रही है, जबकि मैं उसके बारे में काफी कुछ जानता हूँ और एक दो बार उससे मुलाकात भी हो चुकी है। वो हद दर्जे चालाक और शातिर लड़की है और इस तरह उल्टी सीधी बातें करके दूसरों को अहमक बनाती है और लुत्फ लेती है। जब उसने $10,000 बताए थे तो तुम्हें खुद ही समझ जाना चाहिए था कि वो तुम्हें अहमक बना रही है। और तुम्हें ये भी नहीं मालूम कि वॉकर क्राउड का अपना ताल्लुक एक दहशतगर्द ग्रुप से रहा है। ये ग्रुप जब खत्म हो गया तो वॉकर ने ये धंधा शुरू कर दिया। वो वॉकर से मिली जरूर है और उसे टिप भी वॉकर ने ही दी है और $10,000 उसने इस टिप के ही वसूल किए हैं। वॉकर का नाम सुनकर मैं समझ गया था कि बानो ने कैसी कार्रवाई की होगी। चुनांचे तुम्हारे मुंह से वॉकर का नाम सुनकर मैंने वॉकर से बात की है। वॉकर ने मुझे बताया है कि बानो उससे मिली है और उसने उसे उस आदमी की टिप दे दी है जिसने ये खबर इंटरनेशनल न्यूज में शाये कराई है। और फिर वो आदमी अपने फ्लैट में मुर्दा पाया गया है। उस आदमी का ताल्लुक रॉल्फ से था। वो उसका मुखबिर था और यकीनन बानो ने उस आदमी पर तशद्दुद करके रॉल्फ के बारे में मालूमात हासिल की होंगी। कर्नल फरीदी ने वजाहत करते हुए कहा। इसका मतलब है कि उसकी मालूमात दुरुस्त हैं। कैप्टन हमीद ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, और अब ये बात हतमी तौर पर मालूम हो गई है कि रॉल्फ का नाम टामोर्स भी है। एक्रीमिया में उसने टामोर्स के नाम से ग्रुप कायम कर रखा है, जबकि रॉल्फ के नाम से वो एक्रीमिया से बाहर कार्रवाइयां करता रहता है। कर्नल फरीदी ने जवाब देते हुए कहा। तो फिर अब कॉन्फ्रेंस के बारे में क्या फैसला हुआ है? कैप्टन हमीद ने पूछा। क्या फैसला होना है वो तो बहरहाल होगी और मुकर्ररा तारीख पर होगी। दूसरी तरफ से कर्नल फरीदी ने कहा और कैप्टन हमीद ने ओके कहकर रिसीवर रख दिया। अब तुमसे मुलाकात होगी बानो तो तुम्हें मैं बताऊंगा कि कैप्टन हमीद क्या है। कैप्टन हमीद ने फोन बूथ से बाहर निकलते हुए बड़बड़ाकर कहा और फिर तेज तेज कदम उठाता वो पार्क के एक तरफ बनी हुई पार्किंग की तरफ बढ़ गया जहां उसकी कार मौजूद थी। टेलीफोन की घंटी बजते ही मेज के पीछे बैठे हुए एक लंबे कद और भारी लेकिन ठोस जिस्म के आदमी ने, जिसके जिस्म पर इंतहाई कीमती कपड़े और जदीद तरीन तराश खराश का 3 पीस सूट था, हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। उसका चेहरा चौड़ा था, जबड़े बाहर को उभरे हुए थे, लेकिन उसके चेहरे की जिल्द ऐसी थी जैसे उसमें सिरे से मसाम ही ना हो, जैसे वो चट्टान से तराश कर बनाया गया हो। ऐसी जिल्द की वजह से उसके चेहरे पर पथरीलापन सब नजर आता था। यस, उस आदमी ने कहा, लेकिन उसकी आवाज इस कदर नर्म थी कि लगता ही ना था कि यह आवाज उस पथरीले चेहरे वाले के मुंह से निकली है। इसराइल से जनाब ऑर्थर साहब की कॉल है। दूसरी तरफ से मुअद्दिबाना लहजे में कहा गया। ओ ठीक है, बात कराओ। उस आदमी ने उसी तरह नर्म लहजे में कहा। हेलो, ऑर्थर बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक भारी लेकिन खासी करक आवाज सुनाई दी। फरमाइए, मैं रॉल्फ बोल रहा हूँ। उस आदमी ने उसी तरह नर्म लहजे में कहा, लेकिन उसकी आंखें सुकड़ सी गई थी, जिसकी वजह से उसके चेहरे का पथरीलापन कुछ और नुमाया हो गया था। आपका नाम सामने आने के बावजूद हुकूमत मिरास्क ने कॉन्फ्रेंस मंसूख करने से इनकार कर दिया है मिस्टर रॉल्फ। दूसरी तरफ से कहा गया, ये कैसे हो सकता है मिस्टर ऑर्थर कि रॉल्फ का नाम सामने आने के बावजूद मिरास्क जैसी कमजोर हुकूमत कॉन्फ्रेंस मंसूख न करे। रॉल्फ के लहजे में हल्की सी हैरत थी। हमें जो मालूमात मिली है उसके मुताबिक हुकूमत मिरास्क तो आपका नाम सामने आने के बाद कॉन्फ्रेंस मंसूख करने पर पूरी तरह तैयार हो गई थी, लेकिन इस्लामी काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल ने मिरास के सदर से मुज़ाकरात किए और उन्हें कर्नल फरीदी की तरफ से गारंटी दे दी कि कर्नल फरीदी रॉल्फ को संभाल लेगा। कर्नल फरीदी का नाम सुनकर
मिरास के सदर कॉन्फ्रेंस मंसूख न करने पर आमादा हो गए और फिर इस सिलसिले में बाकायदा ऐलान कर दिया गया कि कॉन्फ्रेंस मुकर्रर तारीख और मुकर्रर जगह पर होगी। ऑर्थर ने जवाब दिया, तो फिर अब आप क्या चाहते हैं? आपका ख्याल था कि मेरा नाम सामने आते ही हुकूमत मिरास कॉन्फ्रेंस मंसूख कर देगी, इसलिए मेरे आदमी ने टॉमर्स के नाम से खबर शाये करा दी ताकि हुकूमत मिरास तहकीकात कराए और फिर उसकी इंटेलिजेंस की इंस्पेक्ट्रेस तक मेरा नाम इस तरह पहुंचा दिया गया जैसे उसने खुद मालूमात हासिल की हो। इस सारे खेल में सिर्फ यहूदी कास्ट के लिए मैंने अपना एक आदमी मरवा दिया। रॉल्फ ने जवाब देते हुए कहा, इस कॉन्फ्रेंस में इसराइल के खिलाफ ही करारदाद मंजूर होनी है और इस्लामी काउंसिल इसराइल के खिलाफ ऐसी कॉन्फ्रेंस से मुनाकिद कराकर दरअसल पूरी दुनिया के इस्लामी ममालिक का इत्तेहाद कायम करना चाहती है। इसलिए हम चाहते हैं कि वज़राए खारजा की कॉन्फ्रेंस को इस तरह क्रश किया जाए कि आइंदा इस्लामी ममालिक के सरबराहों की कॉन्फ्रेंस का तस्वुर तक खत्म हो जाए। ऑर्थर ने जवाब देते हुए कहा, तो इस सिलसिले में आप इसराइली एजेंटों को हरकत में ला सकते हैं। रॉल्फ ने जवाब दिया, नहीं, इसराइल एजेंटों को सामने लाने का मतलब यही होगा कि इसराइल बराह रास्त इसमें मुलविस हो जाए और अगर ऐसा हुआ तो ये बात उल्टा हमारे खिलाफ जाएगी। इस बात पर इस्लामी ममालिक मजीद मुत्तहिद हो जाएंगे। ऑर्थर ने जवाब दिया, तो फिर हुक्म फरमाइए, आप क्या चाहते हैं? रॉल्फ ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं चाहता हूँ कि अब जब आपका नाम सामने आ ही गया है तो आप इस कॉन्फ्रेंस को यकीनन खत्म कर दे। ऑर्थर ने आखिरकार कह ही दिया, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस तरह की कार्रवाई मेरे उसूलों के खिलाफ है, इसी वजह से तो टामोर्स का नाम अखबार में दिया गया था। रॉल्फ ने जवाब दिया, लेकिन आप भी यहूदी हैं और यहूदी कास्ट के लिए उसूल बदल दिए जाते हैं। ऑर्थर ने जवाब दिया, आपकी बात दुरुस्त है, कॉन्फ्रेंस तो खत्म हो जाएगी, लेकिन फिर जाहिर है तमाम इस्लामी मुल्कों के एजेंट मेरे खिलाफ काम शुरू कर देंगे और मैं खौमाखा के बखेड़े में फंसकर रह जाऊंगा। रॉल्फ ने जवाब दिया, तो क्या आप इस्लामी मुल्कों के एजेंटों से खौफजदा हैं? ऑर्थर के लहजे में हैरत थी। मिस्टर ऑर्थर, आप मेरी तौहीन कर रहे हैं। मैंने कब कहा है कि मैं उनसे खौफजदा हूँ? मैंने ये कहा है कि मैं खौमाखा के बखेड़े में फंसकर रह जाऊंगा। जाहिर है एक तो एजेंट तो नहीं होंगे जिन्हें मैं खत्म कर दूं, बेशुमार इस्लामी ममालिक है और उनके बेशुमार एजेंट होंगे। रॉल्फ ने जवाब दिया, ओ, फिर आपको इस बारे में मालूमात हासिल नहीं है। किसी भी इस्लामी मुल्क के पास ऐसे एजेंट नहीं है जो किसी नुमाया कारकर्दगी के हामिल हो सिवाय पाकिस्तान के, और उसके अलावा कर्नल फरीदी है। और बस अगर ये दोनों खत्म हो जाए तो फिर यूं समझिए कि आपने सब कुछ खत्म कर दिया। ऑर्थर ने जवाब देते हुए कहा, कर्नल फरीदी के बारे में तो मुझे किसी हद तक मालूमात हासिल है, लेकिन आपने पाकिस्तान का नाम खास तौर पर क्यों लिया है? वो तो एक छोटा सा और शायद खासा पसमानदा सा मुल्क है। रॉल्फ ने हैरत भरे लहजे में कहा, हाँ, बस जाहिर तो ऐसा ही है, लेकिन पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस इंतहाई खौफनाक तरीन सर्विस है। खासतौर पर इस तंजीम से मुतालिक एक आदमी अली इमरान, वो पूरा अफरियत है। इसराइल को जितना नुकसान इस अली इमरान और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस ने पहुंचाया है शायद किसी और ने पहुंचाया हो। और अगर तुम यकीन करो तो मैं बता दूं कि अब इसराइल के सदर इमरान का नाम सुनकर खौफजदा हो जाते हैं। ऑर्थर ने जवाब दिया, इसका मतलब है कि ये इमरान और ये सर्विस भी मिरास जरूर पहुंचेगी, क्योंकि लामहला उनके मुल्क का वफद भी इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होगा और उन्हें इत्तला मिल चुकी होगी कि रॉल्फ की तरफ से धमकी दी गई है। रॉल्फ ने कहा, हाँ, हो सकता है कि वो आ जाए। वैसे भी इस इमरान और कर्नल फरीदी के खासे गहरे ताल्लुकात है। ऑर्थर ने जवाब दिया, ओके, फिर मैं ये मिशन अपने हाथ में ले रहा हूँ ताकि इसराइल और यहूदियों को हमेशा के लिए इन दोनों एजेंटों से निजात दिला दूं। रॉल्फ ने जवाब देते हुए कहा, ओ, वेरी गुड, गुड न्यूज रॉल्फ, गुड न्यूज फॉर जीविश। ऑर्थर ने इंतहाई मसरत भरे लहजे में कहा, आप बेफिक्र रहे, अब इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाले मंदोबीन भी हलाक होंगे और कॉन्फ्रेंस हॉल भी तबाह होगा। रॉल्फ ने जवाब दिया और उसके साथ ही उसने रिसीवर रख दिया और फिर साथ पड़े हुए इंटरकॉम का रिसीवर उठाकर उसने 2 बटन प्रेस कर दिए। यस सर, दूसरी तरफ से एक मोतबाना आवाज सुनाई दी, माइक को मेरे पास भिजवा दो। रॉल्फ ने कहा और रिसीवर रख दिया। थोड़ी देर बाद मोतबाना अंदाज की दस्तक की आवाज सुनाई दी। यस कम इन, रॉल्फ ने कहा और उसके साथ ही दरवाजा खुला और एक दुबला पतला नौजवान अंदर दाखिल हुआ। वो अपनी शक्ल व सूरत, लिबास और अंदाज से लड़ने वाले ग्रुप का रुकन लगता था। यस चीफ, नौजवान ने अंदर आकर इंतहाई मुअद्दबाना लहजे में कहा, बैठो। रॉल्फ ने कहा और आने वाला मेज की दूसरी तरफ मौजूद कुर्सियों में से एक कुर्सी पर बैठ गया, लेकिन उसके बैठने का अंदाज भी उसी तरह इंतहाई मुअद्दबाना ही था। तुम्हें मालूम है कि मिरास में इस्लामी वज़राए खारजा की कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हो रही है, रॉल्फ ने कहा। यस चीफ, नौजवान ने सर हिलाते हुए जवाब दिया।
गुड, तो इस कॉन्फ्रेंस के खात्मे का मिशन मैंने ले लिया है, रॉल्फ ने कहा। यस चीफ, नौजवान ने उसी तरह मुख्तसर सा जवाब देते हुए कहा। तुमने मिराज जाकर ये मालूमात हासिल करनी है कि पाकिस्तान इस्लामी मुल्क का वफद कितने अफराद पर मुश्तमिल होगा और कहाँ ठहराया जाएगा। पूरी तफसीलात मालूम होनी चाहिए, रॉल्फ ने कहा। सिर्फ पाकिस्तान के वफद के बारे में मालूमात हासिल करनी है, नौजवान ने कदरे हैरत भरे लहजे में कहा। मैं अपनी बात दोहराने का आदी नहीं हूँ माइक, और ये लास्ट वार्निंग है, जाओ, रॉल्फ ने उसी तरह नर्म लहजे में कहा और माइक के चेहरे पर खौफ के तासुरात उभर आए। यस चीफ, माइक ने कहा और तेजी से उठकर मुड़ा और दरवाजे से बाहर निकल गया। उसके बाहर जाते ही रॉल्फ ने फोन का रिसीवर उठाया और तेजी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। पैराडाइज होटल। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से एक निस्वानी आवाज सुनाई दी। पैराडाइज से राब्ता कराओ, रॉल्फ ने कहा। ओ यस चीफ, दूसरी तरफ से यकलक इंतहाई मुअद्दबना लहजे में कहा गया। हेलो पैराडाइज क्लब। चंद लम्हों बाद एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। रॉल्फ बोल रहा हूँ ऑस्टिन, रॉल्फ ने कहा। यस चीफ, दूसरी तरफ से इंतहाई मुअद्दबना लहजे में कहा गया। अपने ग्रुप को मिराज भेजकर खुद मेरे पास आ जाओ, रॉल्फ ने कहा। यस चीफ, दूसरी तरफ से कहा गया और रॉल्फ ने रिसीवर रखा और फिर एक तवील सांस लेता हुआ वो उठा और मेज की साइड से निकलकर ऊपरी दीवार में मौजूद दरवाजे की तरफ बढ़ गया। इमरान जैसे ही दानिश मंजिल के ऑपरेशन रूम में दाखिल हुआ, ब्लैक जीरो एहतरामन उठ खड़ा हुआ। तुमने यहाँ दरवाजे के अंदर कोई खुफिया सिस्टम तो नहीं लगा रखा, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठ गया। दरवाजे के अंदर मखसूस सिस्टम, क्या मतलब, कैसा सिस्टम? ब्लैक जीरो ने वापस कुर्सी पर बैठते ही हैरत भरे लहजे में कहा। इसलिए पूछ रहा हूँ कि जैसे ही मैं दरवाजे के अंदर कदम रखता हूँ, कुर्सी तुम्हें ऊपर उछाल देती है, इमरान ने कहा और ब्लैक जीरो बेख्तियार हंस पड़ा। यह सिस्टम दरवाजे के अंदर नहीं है बल्कि मेरे दिल में लगा हुआ है। इस सिस्टम का नाम एहतराम है, ब्लैक जीरो ने जवाब दिया और इमरान उसकी बात सुनकर बेख्तियार हंस पड़ा।